अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 100% कनाडा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आज की वीडियो में तमाम तर चीज़ें आपको गाइड करूंगा। मैं आपको 4 वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि जनरली लोग करते हैं, जिस वजह से कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपने 4 चीज़ों को नोट कर लिया और अगर आपने अपनी फाइल में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया प्रॉपरली, तो यकीन जानिए आपको 100% कनाडा का वीज़ा मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आज मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। जो लोग कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा 2026 में हासिल करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, वीज़ा की फ़ीस क्या है और एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम कनाडा का इस वक्त क्या चल रहा है, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। फ़ीस की अगर हम बात करें तो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ीस है वो है $100 और अगर आपको साथ में बायोमेट्रिक भी देना पड़ता है तो $80, यानी कि $80 आपको बायोमेट्रिक के देने पड़ते हैं। तो टोटल आपकी फ़ीस बन जाती है $180। अब वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी बायोमेट्रिक दिया हुआ है, यानी कि अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ल आ गया, उसके बाद 1 साल बाद 2 साल बाद दोबारा अप्लाई किया, तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनाडा के जो बायोमेट्रिक हैं वो 10 साल तक वैलिड रहते हैं। यानी कि अगर आपने एक दफ़ा बायोमेट्रिक दे दिया तो अगली दफ़ा जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे लोगों का एक कॉमन सवाल रहता है कि भाई हम जब बायोमेट्रिक देते हैं प्रोसेसिंग टाइम तब स्टार्ट होता है या जिस दिन हम सबमिट कर देते हैं प्रोसेसिंग टाइम तब स्टार्ट होता है? तो भाई एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन का स्टार्ट होता है वो आफ्टर बायोमेट्रिक होता है। जब आपने फिंगरप्रिंट दे देते हैं उसके बाद आपका जो है वो प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं उन 4 मिस्टेक्स की जो कॉमन मिस्टेक्स हर एप्लीकेशन में, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं जब हम उनको डबल चेक कर रहे होते हैं या हम उनको चेक कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि भाई ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जिस वजह से वीज़ा एप्लीकेशन तकरीबन 90% रिजेक्ट हो जाती है। सबसे बड़ी मिस्टेक है मिस्टेक नंबर 1, पर्पस का क्लियर ना होना। वीज़ा एप्लीकेशन में ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं। देखिए, याद रखें, जब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो उसका इन्विटेशन लेटर आपको चाहिए होता है, अगर आप फैमिली फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो उसका कोई इन्विटेशन आपके पास है नहीं है। इसके साथ साथ ट्रैवलिंग का रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वीज़ा एप्लीकेशन में ये सिंपली लिख देते हैं, भाई हमें जो है वो घूमने जाना है, हमें नायग्रा फॉल देखना है, हमें टोरंटो जाना है, हमें वैंकूवर जाना है, हमें कैलगरी जाना है, हम कनाडा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमें वीज़ा चाहिए। देखिए, याद रखें, आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ता है। अगर आप टूरिज्म का रीज़न दे रहे हैं कि भाई मुझे घूमने जाना है, तो उससे पहले देखा जाता है कि आपकी पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। आप कनाडा से पहले कहाँ गए हैं, आप यूके गए हैं, आप शेंजन गए हैं, आप मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यानी यूएसए कहीं पर गए हैं, नहीं गए। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं और आप ये डायरेक्टली कह देते हैं भाई मुझे कनाडा जाना है, तो कनाडा से अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूरोप की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आप क्यों नहीं गए? तो ये बहुत सारे सवालात रहते हैं। अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। याद रखें, फ्रेश पासपोर्ट पे 2026 में कनाडा का वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपके पास जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए जिस वजह से आपका केस अप्रूव हो। वैलिड रीज़न क्या होता है? वैलिड रीज़न आप इसको भी कह सकते हैं कि भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाले हैं, आपने एक टिकट अरेंज कर ली और आपने कहा भाई मैं मैचेस देखने जाना चाह रहा हूँ, ये एक वैलिड रीज़न है, कोई जेन्युइन इवेंट हो रहा है उसमें आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो इस तरह के अगर रीज़न बना के आप अप्लाई करते हैं, चांसेस होते हैं कि आपका केस अप्रूव हो जाए। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा लेना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास अगर अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अच्छा वैलिड रीज़न होना चाहिए जिससे वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई होकर आपको वीज़ा प्रोवाइड कर सके। सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं आजकल, वीक डॉक्यूमेंट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स। देखें, कनाडा का तमाम तर प्रोसेस ऑनलाइन है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, अटैच होते हैं और आप अपलोड कर देते हैं, फीस पे करते हैं, आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखें, सबसे पहले वीक डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें। वीक डॉक्यूमेंट से मतलब ये है कि कम बैंक स्टेटमेंट, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 15 लाख 20 लाख रुपए की स्टेटमेंट है, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया फ्रेश पासपोर्ट पे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट होता है, ठीक है ना, वीक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं। देखिए, कनाडा का वीज़ा एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा माना जाता है। कनाडा कोई छोटा कंट्री नहीं है,
कि आपने जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पे उठा के 10 लाख रुपए की स्टेटमेंट दिखा दी और आपने बोला भाई कनाडा का वीज़ा मुझे मिल जाए। तो याद रखें, जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए। आपका इंटेंशन क्लियर है, आप कनाडा का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम जो है वो 3 मिलियन प्लस होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको एज अ सेफ साइड बता रहा हूँ, आप 10 लाख रुपए पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाई चांसेस अगर आप चाहते हैं कि आपके अप्रूवल के हाई चांसेस हो, और ऐसा नहीं है कि आपने किसी से पैसे लेके अकाउंट में डाल दिए और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर ये देख रहा होता है कि आपकी ओवरऑल ट्रांजेक्शन क्या है, ना कि क्लोजिंग बैलेंस देखे कि यार आपकी लास्ट क्लोजिंग बैलेंस क्या है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि भाई जिस दिन वीज़ा अप्लाई करें उसके 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले किसी से पैसे लेके अकाउंट में डलवा दिए और भाई हम वीज़ा अप्लाई कर देंगे, बाद में निकाल देंगे। तो ये चीज़ वीज़ा ऑफिसर को समझ आ जाती है। इसीलिए आपने कोई फेक एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई फेक डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना या कोई फेक बैंक स्टेटमेंट अटैच नहीं करनी। इससे आपका 10 साल का बैन भी लग सकता है, आपका वीज़ा कनाडा का रिजेक्ट तो दूर की बात है, आपका बैन भी लग सकता है, जिस वजह से आपको आगे वीज़ा मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मोस्ट कॉमनली हर कोई कर रहा होता है, जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कि होम कंट्री के साथ आपके टाइज कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीज़ा ऑफिसर लाजमी देखता है कि आप पाकिस्तान रिटर्न आएंगे या नहीं आएंगे। देखें, कनाडा अगर जो शख्स जाता है तो वहाँ पर जाके रह जाता है, असालम डाल देता है या कोई दूसरा प्रोसेस, इमिग्रेशन प्रोसेस अप्लाई कर देता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, रास्ते हैं, जिस वजह से वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ लाजमी देखता है कि भाई अगर हमने इसको वीज़ा दे दिया तो पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ ये छोड़कर जा रहा है कि ये टाइमली पाकिस्तान वापस आ जाए। आपको स्ट्रॉन्ग टाइज पाकिस्तान में शो करने पड़ते हैं। अब टाइज में आपके एसेट्स भी आ जाते हैं, आपकी फैमिली भी आ जाती है, आपकी प्रॉपर्टी भी आ जाती है। अब देखें, एक तो आपकी फैमिली है कि अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने पीछे बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, ये चीज़ एक टाइज है कि भाई आप मजबूरन पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। इसके साथ दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने बहुत सारा बैंक बैलेंस दिखाया, आपने एसेट्स दिखाया कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं या इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके मुल्क में रहने की। तो इस तरह से आपको एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने पड़ते हैं, जिसकी बेसिस पे कनाडा का वीज़ा आपका रिजेक्ट ना हो। टाइज आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते, जस्ट बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं और जो है वो दैट्स ऑल, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से चेक कर। नंबर 4 पर कॉमन मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, फंड्स का प्रूफ ना होना। अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास 2 तरह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अलग होनी चाहिए, कंपनी की अलग होनी चाहिए। आपकी रनिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, कम से कम लास्ट 6 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास जो है वो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। अगर आप जो है वो जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप चाहिए होती है, और वही पे स्लिप शो करे कि आपके अकाउंट में हर महीने कंपनी से ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। देखें, याद रखें, जो वीज़ा आपके लिए अप्लाई कर रहा है, जो एजेंट है, वो उसका कुछ नहीं जा रहा, वो उसने आपसे फ़ीस लेनी है। कोई अब 15,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, कोई 1 लाख रुपये लेता है। हर किसी की अलग अलग दुकान खोली हुई है, हर कोई अलग अलग पैसे लेता है। तो याद रखें, अगर कनाडा का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, आपकी अपनी प्रोफाइल ख़राब होती है। तो या हमेशा कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल को असेस करवाएं, अपनी प्रोफाइल को चेक करवाएं कि भाई मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद आप अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी प्रोफाइल को प्रॉपर्ली असेस किया जाए, तो ये सर्विस हम भी आपको देते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता करके मैसेज कर सकते हैं। कनाडा प्रोफाइल असेस करवानी है तो हमारी टीम आपको गाइड करती है इस हवाले से। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने से पहले मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अगर तो आपका फ्रेश पासपोर्ट है। और अगर आपकी पासपोर्ट पे अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे कि यूके, यूएसए या शेंजन वगैरह, अगर यूएसए नहीं भी है, शेंजन है, यूके है, तो भी आपके ब्राइट चांसेस है कि आपको वीज़ा मिल जाए। याद रखें, अगर एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी प्रोफाइल ख़राब ज़रूर होती है। ये एजेंट्स आपको नहीं बताते, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं और वो आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपको कहेंगे भाई रिजेक्ट हो गया। कहने का मकसद ये है कि भाई प्रोफाइल असेस करवाएं, उसके बाद अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।